ओके, तो फिर क्लास शुरू करते हैं। अब अगर नेटवर्क सही है तो और चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। एंड स्क्रीन शेयर हो रही है दिव्या? सर अभी तो नहीं हो रही है। सो हो अब गई। ओके, ठीक। ओके ओके, तो शुरू करते हैं। कल तो कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं था, तो कल की क्लास तो होगी। आज फिर से हम शुरू करते हैं, वही है। तो हमने इससे पहले की क्लास में टेस्ट के बारे में पढ़ा था। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, और क्या नाम है, टाइप्स टाइप्स उसके हमने पढ़े थे। ठीक है, तो अब जो है, अब उसका नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो आज का जो जो टॉपिक है वो है टेस्ट कंस्ट्रक्शन। इसका अर्थ है परीक्षण निर्माण। हम किसी परीक्षण का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। परीक्षण के बारे में हम पूरा जानकारी हम इससे पिछले वाली क्लास में ले चुके हैं। आज जो है टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में, टेस्ट का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर फर्स्ट आवाज स्टेप। क्लियर नहीं है। हेलो, अब सही आ रही है? हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर अब आ रही है। ओके ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन का होता है वह है सर आ प्लान। रही है अब। ओके, सही आ रही है वॉइस? यस सर। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। पहला जो प्रथम चरण है। हेलो दिव्या, वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन का होता है वह है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। ठीक है, प्रथम चरण है ये कि टेस्ट की योजना। जो भी परीक्षण बनाता है वो परीक्षण बनाने से पहले एक योजना बनाता है। हम कोई भी काम करते हैं, उसको बनाने से पहले हम एक योजना बनाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं टूर घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसकी एक योजना। तो ऐसे ही टेस्ट कंस्ट्रक्शन से पहले हम जो है क्या कहते हैं, प्लानिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें अब क्या क्या है वो हम देखेंगे। ठीक, हाँ, तो पहला है टेस्ट कंस्ट्रक्टर डू प्लानिंग। जो भी परीक्षण निर्माण करता होता है वह प्लानिंग करता है। अब क्या क्या प्लानिंग करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ही फिक्स्ड द ऑब्जेक्टिव्स। क्लास फिर गायब हो गई है। हेलो दिव्या, यस सर। अच्छा तुम्हें शो हो रहा है? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? अब हो रही है? सर हो रही है अब। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। इसमें जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो प्लानिंग करता है। अब क्या क्या प्लानिंग करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ही फिक्स्ड द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वह जो उद्देश्य है परीक्षण के वो फिक्स करता है।
उद्देश्य से मतलब है कि जो भी वो परीक्षण बना रहा है वो किस चीज का मापन करेगा, और भी बहुत सारे क्या क्या वो क्यों ऐसा कर रहा है और किस लिए कर रहा है, ठीक है। तो वो चीजें जो है ऑब्जेक्टिव्स में वो फिक्स करता है। दूसरा, ही डिसाइडेड अबाउट द नंबर्स ऑफ आइटम्स, कि परीक्षण में एकांश या कथन की संख्या कितनी होगी वो है डिसाइड करता है। ही डिसाइडेड अबाउट द नंबर्स ऑफ आइटम, कितने मुझे एकांश इस परीक्षण में रखने वो डिसाइड करता है। थर्ड है, ही डिसाइडेड द नेचर ऑफ आइटम्स, ठीक है। एकांशों की प्रकृति कैसे होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या ओपन एंडेड होंगे, सब्जेक्टिव टाइप होंगे, किस तरह के आइटम वो टेस्ट में रखेगा ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, ही डिसाइडेड द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो उसमें निर्देश होंगे वो है वो उसका प्रकार क्या होगा। जैसे हमने इससे पहले टेस्ट के टाइप पढ़े हुए थे, तो उसमें हमने पढ़ा था वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस और नॉन लैंग्वेज। तो उसमें भी निर्देश वो उस पर निर्देश के आधार पर थे। वर्बल में निर्देश जो है वो भाषा पे होंगे, नॉन वर्बल में वो भाषा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन लैंग्वेज था उसमें बिल्कुल भाषा का प्रयोग नहीं। तो इसमें भी जो है जो भी परीक्षा निर्माण करता है वो है इंस्ट्रक्शन किस टाइप का होगा वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, ही डिसाइडेड अ सैम्पलिंग मेथड, कि प्रयोज्यों को लेने की विधि, ठीक है, प्रयोज्यों के चयन करने की विधि क्या होगी, रैंडमली करेगा या फिर किसी और मेथड से सैंपल लेगा, वो डिसाइड करता है, ठीक। फिर है, ही डिसाइडेड द टाइम लिमिट ऑफ टेस्ट, परीक्षण की समय अवधि कितनी होगी वो डिसाइड करता है, ठीक है। एंड ही डिसाइडेड द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड, उसके बाद जब उस हेलो दिव्या, वॉइस सुनाई दे रही है Yes, sir. और स्क्रीन दिख रही है? Sir, screen is here maybe. ओके चलो बिल्कुल। अब हो रही शेयर? क्या हो गई? ओके। तो लास्ट में है, ही डिसाइडेड द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड, कि उसमें कौन सा सांख्यिकीय विश्लेषण वह लगाएगा वो डिसाइड होता है। तो फर्स्ट स्टेप टेस्ट कंस्ट्रक्शन का क्या है, उसमें परीक्षा निर्माण करता ये सारी चीजें प्लानिंग करता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या, किस ऑब्जेक्ट क्या होंगे उसके उद्देश्य, आइटम्स की संख्या कितनी होगी, आइटम्स की प्रकृति नेचर कैसा होगा, उसके निर्देश किस टाइप के होंगे, सैम्पलिंग वो किस मेथड से करने वाला है, टेस्ट की लिमिट, टाइम लिमिट कितनी होगी, और उसमें स्टैटिक्स एनालिसिस क्या क्या होगा। तो मतलब ये परीक्षण निर्माण का पहला स्टेप है, उसमें सारा ही प्लानिंग करता है, ठीक है। अभी हम जल्दी जल्दी क्लास निपटाते हैं क्योंकि अब यही है, नेटवर्क इशू हो रहा है। दिव्या एक बार प्रेजेंट डाल देना, ठीक है, चैट बॉक्स में अगर डल रही है तो। ओके। फिर नेक्स्ट आपका है टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। सेकेंड स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज आइटम राइटिंग। जो हमारा दूसरा स्टेप है आइटम राइटिंग, परीक्षा निर्माण का दूसरा आइटम है आइटम राइटिंग। इसका मतलब है एकांश लेखन। जब सारी प्लानिंग अब हम कर चुके हैं तो अब हम जो है उसके एकांश, जो भी कथन स्टेटमेंट या क्वेश्चन होंगे वो हम लिखना शुरू करेंगे। अब इसमें क्या क्या ध्यान दे, मतलब क्या क्या चीजें हैं वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट कंस्ट्रक्टर राइट द आइटम्स, जो परीक्षा निर्माण करता है वह आइटम लिखना शुरू करता है, ठीक है। ये आइटम डिपेंड्स ऑन टेस्ट कंस्ट्रक्शन इमेजिनेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। इसका मतलब है जो भी एकांश होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, जो भी परीक्षा निर्माण करता है उसके कल्पना पे और उसके अनुभव पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जो भी कोई भी अगर टेस्ट, जैसे मैं टेस्ट बनाऊंगा तो मेरी कल्पना अलग होगी, मेरे मेरे लिखने का, क्वेश्चन लिखने का ढंग अलग होगा, मेरे अनुभव अलग होंगे। अगर आप बनाएंगे कुछ कोई आइटम्स आप लिखेंगे तो आपका इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस अलग होगा। तो एकांश जो होगा पूर्णतः निर्भर करते हैं परीक्षा निर्माणकर्ता के कल्पना पर और उसके अनुभव पर, ठीक है। नेक्स्ट है आइटम्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड विच हैज टू बी मेजर्ड। जो भी आइटम लिखते हैं वो एक पर्टिकुलर, एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अर्थात अगर हम कोई बुद्धि परीक्षण बना रहे हैं तो उसके आइटम ऐसे ही होने चाहिए जो बुद्धि का मापन करें। ये नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मापन करें।
ठीक है ना। तो जो भी आइटम्स होंगे हम टेस्ट जिसके लिए बना रहे हैं उसी से रिलेटेड जो है आइटम होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है टेस्ट कंस्ट्रक्टर शुड नो अबाउट सैंपल। जो भी परीक्षण निर्माण करता है उसको सैंपल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अर्थात अगर हम बच्चों पे बना रहे हैं तो बाल्यावस्था पे बना रहे हैं तो उसको बाल्यावस्था के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर किशोरावस्था के उस पर बना रहे हैं तो किशोरावस्था में क्या क्या स्टेज क्या है वो सब पता होना चाहिए। अर्थात जो भी सैंपल हम ले रहे हैं उसकी जानकारी परीक्षण निर्माणकर्ता को होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर हैव अ गुड नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ आइटम। एकांशों के प्रकार। ठीक है, एकांशों के प्रकार हमने जैसे हमने को पहले पढ़े थे ना कि आइटम वो एकांश के आधार पर परीक्षण के प्रकार। तो वही है कि जो एकांश के प्रकार की नॉलेज जो है वो परीक्षण निर्माणकर्ता को होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आइटम्स रखे या फिर सब्जेक्टिव टाइप के आइटम्स रखे तो उनकी सब जानकारी जो है परीक्षण निर्माणकर्ता को होनी चाहिए। नेक्स्ट है ही हैज टू बी गुड इन वोकेबुलरी। ठीक है, परीक्षण जो भी बना रहा है उसका शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको शब्दकोशों की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो भी परीक्षण बना रहा है वो उसमें ऐसे आइटम या ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिनका डबल मीनिंग कभी नहीं। चाहे उसको मैं पढ़ूं, चाहे उसको आप पढ़ें, चाहे उसको कोई भी थर्ड पर्सन पढ़े, उसका अर्थ एक ही निकलना चाहिए। सबको ये नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ अलग ही अर्थ समझ में आ रहा है, तुम पढ़ रहे हो तो कोई और अलग ही अर्थ समझ में आ रहा है। तो ही हैज टू बी गुड इन वोकेबुलरी। शब्दकोश अच्छा होना चाहिए क्योंकि आइटम्स का जो अर्थ है वो एक ही निकलना चाहिए, अलग अलग अर्थ नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आइटम शुड बी चेक्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन इफ नीडेड। जब एकांश बना लेते हैं तो उसके बाद हमें वो एक्सपर्ट्स जो भी हमसे सीनियर्स होते हैं या फिर जो भी हमारे एक्सपर्ट जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हमें उन्हें चेक कराना चाहिए और जो भी वो कमेंट्स करते हैं, जो भी वो क्रिटिकल अप्रोच अपना देते हैं उसके आधार पर हमें फिर उसका मॉडिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हमारा है आइटम राइटिंग। उसमें ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है कि आइटम्स एक विशेष फील्ड से रिलेटेड हो और सैंपल की नॉलेज हो उसको, और आइटम्स के टाइप्स के बारे में उसकी नॉलेज हो, उसका शब्दकोश अच्छा हो, और बाद में हम एक्सपर्ट से उसकी चेक भी कराएं और उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें मॉडिफिकेशन भी करें। ठीक है, दिव्या समझ में आ रहा है? वॉइस आ रही है समझ में? यस सर, आ रही है। ओके ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि कनेक्शन भी ऐसे ही हो रहा है। तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन ही है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेरिमेंट ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, जो तीसरा चरण है वह है प्रयोगात्मक क्रियान्वयन, परीक्षण का प्रयोगात्मक क्रियान्वयन। ठीक है, हम जब हमारे पास आइटम रेडी हो जाते हैं तो हम एक तरह का एक प्रैक्टिकल तौर पे हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसका जो है क्रियान्वयन करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं हमें देखना है, ये देखेंगे हम। एडमिनिस्ट्रेड ऑन सम सब्जेक्ट, जब हमारे पास आइटम रेडी हो जाते हैं फिर हम उसके बाद उसका प्रशासन जो है कुछ सब्जेक्ट्स पे या कुछ मतलब जो भी हमारा सैंपल है उन पे हम करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इन दिस स्टेप वी फाउंड द मिस्टेक्स ऑफ आइटम। इसका एडमिनिस्ट्रेशन से हमें क्या क्या फायदे होते हैं कि हमें जो है अब जो भी हमने एकांश बनाया उसमें हमें गलतियां हमें पता चल जाती हैं। जो जैसे भी रिएक्शन वो सब्जेक्ट्स हमें रिएक्शन जैसे ही सब्जेक्ट्स रिएक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपनी मिस्टेक्स गलतियों का पता चल जाता है। ठीक है, वी नो द डिफिकल्ट लेवल, वी नो द डिफिकल्ट मेथड, डिफिकल्ट लेवल ऑफ एवरी आइटम। ठीक है, ठीक, वी नो द डिफिकल्ट लेवल ऑफ एवरी आइटम थ्रू इट। हमें जो है एकांशों का जो कठिनता स्तर है वो पता चल जाता है। जैसे हम सब्जेक्ट को देंगे तो वो अ, मतलब कुछ क्वेश्चन छोड़ेगा, कुछ उसको कठिन लगेंगे, कुछ उसको सरल लगेंगे। जो ज्यादातर लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन कर देंगे तो मतलब वो बहुत आसान है, और जो छोड़े जाते हैं वो कठिन। तो इनसे क्या होगा, एकांशों का जो कठिनता स्तर है उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट है वी नो द वैलिडिटी ऑफ एवरी आइटम थ्रू इट। हमें प्रत्येक एकांश की वैधता भी पता चल जाती है। वैधता मीन्स जिस, हेलो दिव्या वॉइस सुनाई दे रही है? सर वॉइस आ रही है। ओके, अभी स्क्रीन शेयर ये बीच बीच में कट जा रहा है।
स्क्रीन शेयर हो रही है दिव्या? सर अभी नहीं हो रही। ओके, हो जाएगी, गुड। हो रही है? सर हो गई। ओके ओके, ठीक है। तो वी नो द वैलिडिटी ऑफ एवरी आइटम थ्रू इट। ठीक है, हमें एकांश की वैधता का पता चलता है। वैधता मतलब हमने जिसके मापन के लिए बनाया है वो परीक्षण, उसी उसी से रिलेटेड आइटम्स हैं कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट है दिस स्टेप हेल्प टू फिक्स द टाइम लिमिट ऑफ टेस्ट। जब हम उसका प्रशासन करते हैं तो ये हमारी एक मदद हो जाती है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें टेस्ट का टाइमिंग कितनी रखनी है। ठीक है, वही है, हम एक बार ट्राई आउट, एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट कर रहे हैं तो उससे हमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि हमें टेस्ट की टाइम लिमिट कितनी रखनी है। इसके बाद आफ्टर दैट फाइनल फॉर्म ऑफ टेस्ट इज रेडी थ्रू आइटम एनालिसिस। इसके बाद हम जो भी हमें स्कोर्स प्राप्त होते हैं और फिर हम उसका जो है आइटम एनालिसिस करते हैं। आइटम एनालिसिस से हमें फाइनली जो एकांश सही है, मतलब उचित है, आइटम एनालिसिस से, अभी आइटम एनालिसिस आगे हम पढ़ेंगे। तो आइटम एनालिसिस एक ऐसी विधि है जिससे जो एकांश को है, हम जो है अनुचित, जितने भी एक्स्ट्रा मतलब अनुचित एकांश होते हैं उनको हम हटा देते हैं, और जो आपस में जो संगत होते हैं उन आइटम्स को हम रखते हैं। तो आफ्टर दैट फाइनल फॉर्म ऑफ टेस्ट इज रेडी थ्रू आइटम एनालिसिस। एकांश विश्लेषण के बाद हमें जो है फाइनल एकांश हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेप है एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट, इससे हमें बहुत सारी हमारे मिस्टेक्स, आइटम सही है कि नहीं है, टाइम लिमिट कितनी रखनी है उस, और वैलिड है कि नहीं है, ये सब की हमें जानकारी मिल जाती है। मतलब हम एक तरह से गलती सुधार सकते हैं। ठीक है, ओके। दिव्या, वॉइस सुनाई दे रही है? ओके यस सर सुना दीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है। टेस्ट कंस्ट्रक्शन है। फोर्थ स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। ठीक है, चौथा स्टेप है हमारा परीक्षण की विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मैंने पिछली क्लास में भी बताया होगा कि उसका जो है इंटरनली कितने आपस में जो है रिलायबल है। मतलब अ, जितने बार भी उसका हम जो है, जितने बार भी हम उसका परिणाम निकालें वो लगभग एक तरह का ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब जाके हम वो उस टेस्ट को रिलायबल बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या है, रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, परीक्षण के जो स्कोर हमें प्राप्त हुए हैं उनमें कितनी संगति है, इसका मतलब होता है रिलायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्पोरल कंसिस्टेंसी एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी, बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, अब रिलायबिलिटी में दो तरह का होता है। ठीक है, एक टेम्पोरल कंसिस्टेंसी होता है एंड और एक इंटरनल कंसिस्टेंसी होता है। ठीक है, तो अब ये दोनों आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बुक में आप पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन है, मैं आराम से आपको शॉर्ट में और अच्छे से इसको आप, अगर ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और इंटरनल कंसिस्टेंसी, तो आप रिलायबिलिटी के बारे में अच्छे से बता भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए टेम्पोरल कंसिस्टेंसी क्या होता है। माना एक परीक्षण है, ठीक है, हम उसको जो है कुछ सैंपल से करवाते हैं। ठीक है, और 14 दिन के अंतराल के बाद हम जो है उन्हीं सब्जेक्टों से जो है दोबारा वो करवाते हैं टेस्ट वो, तो हमें क्या होगा, हमें टू सेट ऑफ स्कोर्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो हमने 14 दिन पहले टेस्ट परीक्षण कराया उसके स्कोर्स, और जो 14 दिन बाद कराया है उस टेस्ट के स्कोर। ठीक है, तो हमें दो स्कोर्स प्राप्त हो जाएंगे, और फिर हम उन स्कोरों का जो है कोरिलेशन निकालेंगे, और कोरिलेशन निकालने के बाद क्या नाम है, हमें उसकी टेम्पोरल कंसिस्टेंसी ज्ञात हो जाएगी। टेम्पोरल कंसिस्टेंसी को हिंदी में बोलते हैं कालिक संगति। ठीक है, कालिक मतलब टाइम वाला, कालिक संगति बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट पे पहले टेस्ट कराते हैं, फिर 14 दिन के अंतराल के बाद वही टेस्ट जो है दोबारा उन्हीं सैंपल पे कराते हैं, दो हमें स्कोर प्राप्त होते हैं, फिर हम उनका कोरिलेशन निकालते हैं। अगर हाई कोरिलेशन आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट है ये जो है इसमें टेम्पोरल कंसिस्टेंसी है। ठीक है, दिव्या समझ में आया टेम्पोरल कंसिस्टेंसी क्या होता है? यस सर। हाँ,
नेक्स्ट है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी भी आप ध्यान से सुनेंगे। इंटरनल कंसिस्टेंसी होता है आंतरिक संगति, हिंदी में बोलते हैं इसको आंतरिक संगति। अब इसमें क्या करते हैं, हमारे पास कोई टेस्ट है, हम वो सब्जेक्ट्स को दे देते हैं, वो उसको भरते हैं, हमें वापस कर देते हैं, और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उस टेस्ट को दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, जो भी, जैसे मान लीजिए अगर 50 एकांश का परीक्षण है तो हम या 40 का है, सॉरी 40 का है, तो हम उसको ऑड इवन में अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, ऑड संख्या वाले आइटम एक तरफ रख लेंगे, इवन वाले एक तरफ लिख लेंगे, फिर ऑड ऑड वालों का स्कोर एक तरफ, इवन वालों का स्कोर एक तरफ, फिर हमें टेस्ट के दो स्कोर प्राप्त होंगे, और उन स्कोरों के बेस फिर हम कोरिलेशन निकालेंगे, और कोरिलेशन हाई होगा तो हम कहेंगे कि इस टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी सही है, मतलब उच्च इंटरनल, इस टेस्ट में इंटरनल कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो टेम्परल कंसिस्टेंसी मतलब कालिक कालिक संगति, मतलब कि एक टेस्ट को हम 14 दिन के अंतराल में उतनी उन्हीं सैंपल्स पे करते हैं तो हमें दो स्कोर प्राप्त होते हैं, फिर उनका कोरिलेशन निकालते हैं। और इंटरनल कंसिस्टेंसी हम एक टेस्ट को एक सैंपल में करते हैं, उसको उस टेस्ट को फिर हम दो भागों में बांट देते हैं, और दो भागों में बांटने के बाद हमें दो स्कोर प्राप्त होते हैं, फिर हम उनका कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक है दिव्या, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यही है टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और इंटरनल। जब भी रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट की बात होगी तो ये दोनों कंसिस्टेंसी इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। टेस्ट कंस्ट्रक्शन। फिफ्थ स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। जो पांचवा स्टेप है उसमें क्या होता है, परीक्षण की वैधता। ठीक है, परीक्षण की वैधता मैंने बताया कि जिस उद्देश्य से हमने परीक्षण का निर्माण किया है वो उसी का मापन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, व्हेन द टेस्ट एक्यूरेटली मेजर्स द क्वालिटी फॉर विच इट इज डिजाइंड देन द टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड। ओके, मतलब किसी परीक्षण का निर्माण जिस गुण के मापने के लिए बनाया गया है वह उसी गुण का मापन कर रहा है कि नहीं। अगर वह उसी गुण का मापन कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो टेस्ट वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट, वी चेक द कोरिलेशन ऑफ टेस्ट विद एक्सटर्नल क्राइटेरियन। देखिए अब रिलायबिलिटी में क्या होता था, हम उसी टेस्ट की आंतरिक संगति चेक करते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, वैलिडिटी, हम किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी चेक करने के लिए हमें कोई बाहरी कसौटी से उसकी वो करनी पड़ती है। मतलब मान लीजिए हमने कोई टेस्ट बनाया है, उसकी हमें वैलिडिटी चेक करनी है, तो हम उसी के समा कोई दूसरा, उसी के जैसा कोई दूसरा टेस्ट होगा, उसकी वैलिडिटी से हम उसको जो है, उसकी कसौटी पे हम चेक कर उनमें जो कोरिलेशन निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा टेस्ट वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आया दिव्या? यस सर। हाँ हाँ, तो ये चीज आप ध्यान रखनी है, रिलायबिलिटी में इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी और उसके अंदर ही हम चेक करेंगे, लेकिन वैलिडिटी किसी भी परीक्षण की चेक करने के लिए हम किसी बाहरी कसौटी से उस जो है उसका कोरिलेशन निकालते हैं, तब हम कह सकते हैं कि टेस्ट वैलिड है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज नॉर्म ऑफ द टेस्ट। ओके, परीक्षण के मानक। ठीक है, छठा स्टेप है परीक्षण के मानक। मानक मैंने पहले बताया था कि स्कोर की व्याख्या करता है मानक। ठीक है, खाली स्कोर हमें कुछ नहीं बताता कि क्या है क्या नहीं, जब तक नॉर्म्स नहीं होंगे तब तक हम स्कोर की व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉर्म्स मीन्स एवरेज स्कोर ऑफ टेस्ट बाय सैंपल। जो प्रयोज्य परीक्षण देते हैं उनका स्कोर का एवरेज ही को नॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्म्स डिस्क्राइब द स्कोर्स। स्कोरों की व्याख्या जो है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, यही था नॉर्म्स में, बाकी आप बुक्स में पढ़ेंगे तो और क्लियर है, लेकिन जो बेसिकली नॉर्म्स मैंने पहले भी बताया कि मानक होंगे, स्कोर की व्याख्या करने में ही मानक जो है मानक होता है, स्कोर की व्याख्या मानक के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेवन स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल। ठीक है, मैनुअल का निर्माण करना। ठीक है, इट इज एक्सटर्नल स्टेप। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ये एक बाहरी चरण है, मतलब इससे पहले टेस्ट का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब ये जो है टेस्ट, ये है एक बाहरी कर रहे हैं गतिविधि है, मतलब छठे स्टेप तक हमारा टेस्ट बन चुका है, ये एक एक्स्ट्रा जो है बाहर का एक्सटर्नल स्टेप है। ठीक है, टेस्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंटेड द कॉपीज of test and prepared a booklet in which he described the details of test। जिसमें परीक्षण निर्माण करता जो परीक्षण बनाया उसकी आवश्यकता अनुसार कॉपियों को छपवाता है और एक बुकलेट तैयार करता है। उस बुकलेट में वो सारा डिस्क्राइब देता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स,
मतलब आपने भी देखा होगा, आप कोई क्वेश्चन आया टेस्ट आपने साइकोलॉजिकल देखे होंगे, उसका एक मैनुअल आता है, तो वो मैनुअल में सारी जानकारी टेस्ट के बारे में दे देती है, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, कैसे बना है टेस्ट, तो वो सारी जानकारी जो है वो मैनुअल में होती है। ठीक है, दिस बुकलेट इज कॉल्ड मैनुअल। जो ये बुकलेट होती है इसी को हम मैनुअल कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैनुअल एनी रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट दिस टेस्ट। ठीक है, इसी मैनुअल के अकॉर्डिंग उस टेस्ट को फिर कोई भी शोधकर्ता जो है वो कर सकता है। जैसे हम कोई भी टेस्ट करते हैं, हम उसका पहले मैनुअल इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम आसानी से उस टेस्ट का प्रशासन कर सकें। ठीक है, तो मैनुअल हमारी इसी चीज में मदद करता है कि हम किसी टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से कर सकें, हमें टाइम लिमिट पता चल जाए, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स क्या है, स्कोरिंग कैसे करनी है, वो सारी डिटेल हमें मैनुअल से पता चलती है। इसलिए 7वां स्टेप जो है वो मैनुअल का निर्माण कर। ओके दिव्या, समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन के ये आपके स्टेप्स थे, 7 स्टेप होते हैं। ठीक है, और एक ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता होती है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछ भी सकते हैं वाइवा में। तो पहला ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता मतलब समझ गए होंगे आप। वस्तुनिष्ठता मतलब जो भी स्कोर्स होंगे वो स्कोर जो भी होंगे वो जो है एक पर्टिकुलर होने चाहिए। जो आइटम्स होंगे उसका भी मीनिंग पर्टिकुलर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी के 2 आधार होंगे, आइटम्स के आधार, आइटम्स में भी ऑब्जेक्टिविटी हो मतलब उनका एक ही अर्थ निकले, और स्कोर में भी ऑब्जेक्टिविटी मतलब उसको कोई भी चेक करे तो उसका रिजल्ट जो है सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी, विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात वो उसमें आंतरिक संगति होनी चाहिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वैलिडिटी, वैधता होनी चाहिए, अर्थात जिसका मापन के लिए उसको बनाया गया है वो उसी का मापन करे। फोर्थ है नॉर्म्स, उसके मानक होने चाहिए, मानक होंगे तभी हम स्कोर्स की व्याख्या कर सकते हैं, बिना मानक के हम स्कोर्स की व्याख्या नहीं कर सकते। फिफ्थ है प्रैक्टिकलिटी, प्रयोगात्मक होना चाहिए, उसको हम आसानी से प्रशासन कर सके, उसकी टाइम लिमिट हमें ज्ञात होनी चाहिए, और जब हम उसका प्रशासन करें तो हमें आसानी है, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, उसकी स्कोरिंग में दिक्कत ना हो, इंस्ट्रक्शन में हमें दिक्कत ना हो, नॉर्म्स में पहचानने में दिक्कत ना हो। तो ये 5